नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूसुफ सैफ और आप देख रहे हैं रूबरू टीवी चैनल। नाज़रीन, आजकल ये जो भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, ये मौजूदा हुकूमत को गिराने जा रही हैं और वो उसकी जगह पे खुद आना चाह रही हैं। कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें ऐसा कोई भी कर ले, कोई भी करने जा रहा है, तो ये एक डेमोक्रेटिक मामलात हैं, चीज़ें हैं, इसी तरह से चलता है। मैं थोड़ा सा चीज़ों को यूं अपने तौर पे जितना समझ सका हूँ आपके सामने बात पेश करता हूँ कि हमारे यहाँ वाकई में डेमोक्रेसी है भी सही या नहीं है। आयरीन ये कहते हैं कि जो रियासत होती है उसको अगर डिफाइन किया जाए कि रियासत क्या होती है, उसके 3 सतून होते हैं। चौथा सतून जो है वो कह देते हैं कि जी वो आपकी प्रेस है। तो वो 3 सतून कौन से हैं? एक ऐसा सिस्टम के जिसके अंदर जो मुख्तलिफ लोग होते हैं उनको चलाने के लिए, उनके हुकूक की हिफाजत करने के लिए, उनके लिए कवानीन बनाने के लिए और उन पर अमल कराने के लिए एक इदारे होते हैं। सबसे बड़ा इदारा वैसे ये होता है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट का काम ये होता है कि वो कानून बनाया जाए, वो कानून बनाती है। अच्छा, दूसरे वो होता है आपके पास अदलिया। अदलिया का काम ये होता है कि जितने भी कवानीन होते हैं उनकी तशरीह की जाए कि भाई ये कानून किस पे लागू होता है, किसके तहत लागू होता है और किस तरह से लागू होता है, वो सारी चीज़ें। और अगर कहीं ऊंच नीच हो रही है, कहीं गलत हो रहा है, तो उसको रोकना और उनके खिलाफ हिदायत जारी करना, रिकमेंडेशंस देना, फैसला देना कि ये जी गलत हुआ है। तीसरा जो होता है वो इक़्तिदार आला होता है, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसको इंतज़ामिया कहते हैं। उनका काम ये होता है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं उनके पास विद इन लॉ जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है उनके तहत उनके जो कवानीन है उनको इम्प्लीमेंट कराए, ताकि अवाम को अपने वो जितनी भी उसके फ़ायदे हैं जमहूरियत के वो मिल सके। अच्छा, चौथा सतून जो है वो उसको प्रेस के लिए कहा जाता है कि जी प्रेस चौथा सतून है। तो ये इस तरह से उसके 4 सतून होते हैं। जितने भी एक मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर होता है वहाँ पर प्रेस आपका जो है वो चौकस होती है। जो भी चीज़ें गलत हो रही होती हैं उन पे भी चौकसी रखती है और जो कुछ हो रहा होता है उसको आवाम के सामने पेश करती है। उमर ऐसा कि प्रेस आपका एक ऐसा आईना होता है कि जिसके अंदर समाज में जो भी कुछ हो रहा होता है, जितना भी बिजनेस हो रहा होता है, जितने भी मामलात हो रहे होते हैं उनका एक रिफ्लेक्शन पेश किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान कायम होने के बाद 70 तक हमारे पास कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी। ये जो भी था वो सदारती निज़ाम था या उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग थे। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें उस पर कही जा सकती है, लेकिन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिससे गुजर के 70 में आई आपके पास डेमोक्रेसी। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़ आपके साथ शेयर करते चले कि 1970 वाली इलेक्शन जो थी वो पहली इलेक्शन थी कि जिसमें फी आदमी फी वोट का राइट इस्तेमाल किया गया था। तो 70 में पहली बार एक आदमी एक वोट का हक इस्तेमाल किया गया था। और उसमें यहाँ पर जब हमारे पास बंगाल भी साथ था, एक प्रोविंस था, 70 में एक प्रोसेस शुरू हुआ था। ये आपके पहली सिविल हुकूमत थी कि कह सकते हैं कि कहा तो ये जाता कि डेमोक्रेसी थी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था। जमहूरियत ने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि वो मुकम्मल जमहूरियत वो भी नहीं थी। और यहाँ पर पाकिस्तान में कभी भी कोई एक टोटल डेमोक्रेसी आई नहीं है और हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है। इसलिए हम जो भी चेंज होती है, जो भी सिविल गवर्नमेंट आती है उसके लिए समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। अच्छा जी, 70 से लेके 77 तक एक फेज हुआ। उसके बाद फिर हमारे जनरल साहब को ख्याल आया कि ये जो आवाम को थोड़ा बहुत मिल रहा है या कहीं किसी तरह से कोई हुकूक मिल रहे हैं, कहीं उनको अदालतों में इंसाफ मिल रहा है या आवाम की राय का एहतराम किया जा रहा है या आवाम के अंदर नया फ़िक्र आ रहा है या आवाम के अंदर नई बातें आ रही हैं, नए ख्यालात आ रहे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। तो हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 5 जुलाई 77 में उस वक्त की जो भी सिविल हुकूमत थी उसको गिरा दिया और वो खुद आकर बैठ गए। दूसरा फेज जो शुरू होता है वो 88 से शुरू होता है। 88 से लेके और 99 तक
ये चलता है। ये 10-11 साल जो है उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस की जाती है। हमारा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो भी हुकूमत होती है उसको चलने नहीं देती है। जमहूरियत का सफ़र कोई अच्छा नहीं गुजरा है और उन लोगों को तौर तरीके जो है वो भी यहाँ पर मजबूत नहीं है, जमहूरी रवायत भी मजबूत नहीं है। तो इसलिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें बहुत सारे एतराज़ात थे, ये हुआ वो हुआ। खैर गर्ज ये है कि मतलब 10 साल की एक थोड़ी सी डेमोक्रेसी आपको मिली और उसमें किसी तरह से आपने कुछ चेंज करने की कोशिश की, ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, ऐसा नए तजुर्बात, वो 10 साल आपके उस तजुर्बात में गुजर गए। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को ख्याल आया कि नहीं जी ऐसे मामला नहीं चलेंगे, तो वो आकर कुर्सी पे बैठ गया और जनाब नवाज शरीफ साहब की छुट्टी करा दी। फिर 9/11 हो गया था, बहुत बड़ा एक वाक़या था जिसने सारे आपके जियो पॉलिटिक्स को, यहाँ के पूरे माहौल को चेंज कर दिया। और हम चूँकि बहुत ही अरसे से अमेरिका के अलाई रहे, बहुत ही उसके करीब रहे, बहुत हद तक उसके जितने भी मामला थे उनमें भी इन्वॉल्व रहे, तो उनकी फरमाइशी प्रोग्राम भी पूरा करते रहे। तो वो सिलसिला एक शुरू हो गया। अगेन जो है तीसरा फेज जो शुरू हुआ है वो हुआ है आपका 2008 से लेके, और वो चलता हुआ आ रहा है अभी तक, ये 2022 में चल रहे हैं। ये जो 13-14 साल है ये गुजरे हैं उसके, ये तीसरा फेज है। केस ये है हमारा 70 से लेकर 77 तक, वो काफ़ी हद तक उनके पास अख्तियारात थे, लेकिन जब उन्होंने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने शुरू किए तो उनके अख्तियारात उनसे छीन लिए गए और वो हुकूमत को गिरा दिया गया, वो ख़त्म कर दिया गया। एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो थोड़ा सा चला और फिर आगे उसको रोक दिया गया। अगेन आपके पास गैर जमहूरी हुकूमत आई, एक आमिरत आई, उसने इस समाज का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। 70 से लेकर 77 तक जो सिविल हुकूमत थी या जमहूरी हुकूमत थी उसके पास कुछ अख्तियारात थे। अगेन उसके बाद जो दूसरा फेज उसका शुरू होता है 88 से लेके 98 तक, 99 तक जो एक फेज चला है, तो उसमें एक हद तक उनको जो अख्तियारात थे वो पहली वाली सिविल हुकूमत से कम अख्तियारात थे। जब ये तीसरा फेज शुरू हुआ है 2008 से लेकर अभी तक, दरमियान में एक थोड़ा सा माहौल ऐसा बना था कि जिसमें 8वीं तरमीम पेश की गई थी, वो मंजूर की गई और उसके तहत प्रोविंसेस को कुछ अख्तियारात मिले। उसके अलावा बाकी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए जो इदारे जिस तरह से उसको मजबूत किया जाता है प्रैक्टिकली, वो फेज़ अभी शुरू नहीं हुआ। और फिर थोड़ा सा आगे चले तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल आया कि ये अगर इसी तरह का सिस्टम चलता रहा और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक रवैये यहाँ पर मजबूत हो गए तो शायद बात उनके हाथ से निकल जाएगी। और उन लोगों ने कोशिश की कि इसका थोड़ा सा मज़ीद हुलिया किस तरह से बिगाड़ा जाए या नए चीज़ें उसमें किस तरह से, तो इस्टेब्लिशमेंट कह लें उसको, या वो गैबी क़ुव्वतें या जिसके लिए खलाई मखलूक का टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इतनी हो गई कि अब आपके पास ये कहने को तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन हकीकतन इसको जो एक नया टर्म कुछ अरसे से यहाँ पर वो एग्रीकल्चर से ही आया है, हाइब्रिड बीज है, हाइब्रिड चीज़ें, हाइब्रिड फलानी चीज़, हाइब्रिड फलानी चीज़, तो ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी हमारे गले पड़ गई है। खैर ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है, पहले हम लोग बनाए, उनकी शख्सियत बनाए, उन पे उनको सादिक और अमीन के खिताबात दें और उसके बाद अगेन जो है हम उनको अपना उनके लिए माहौल बनाएं और इस्टेब्लिशमेंट उनको इतना फेवर करे कि उनको ले आकर हम बिठा दें अपने। सो सिंपल केस ये है कि पहला फेज़ जिसमें 7 साल है, दूसरा फेज़ जिसमें 10 साल है, और तीसरा फेज़ जिसमें अभी 14 साल है, लेकिन ये फिर हाइब्रिड डेमोक्रेसी के उसमें शिकंजे में हम फंसे हुए। तो पहले में थोड़ा से अख्तियारात थे, दूसरे फेज़ में आपके अख्तियारात और कम हुए, तीसरे में भी आपके अख्तियारात जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आपके अख्तियारात कम होते जा रहे हैं। और ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी के लिए अभी किसी साहब ने लिखा था कि ये आधा तीतर आधा बटेर होता है, आधी आमरीत आधी जमहूरियत होती है। और अभी भी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, आगे जिस सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जितनी गेम्स खेल रही है उस पर भी शायद यही है कि वो
इसी सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं, ये हाइपर डेमोक्रेसी है जो आपके गले पड़ गई है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें और जो ज़रूरी होती हैं वो भी अहम होती हैं। मिसाल के तौर पे जब तक एक फ़र्द ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं होगा तब तक अपनी मर्जी का वोट वो दाखिल नहीं कर सकता है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जो समाज है उसके लिए जो बातें समझने की हैं बहुत सारे, जैसे केपी की बात करें तो वहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है, जैसे बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है, जैसे सिंध की बात करें तो कुछ एरिया उनके जो है वो भी वहाँ पर भी ट्राइबल सिस्टम है। जहाँ पर ये ट्राइबल सिस्टम होता है, जहाँ पर जागीरदारी होती है, वडेराशाही होती है, जहाँ पर खान मजबूत होते हैं, वहाँ पर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चलता है। और वहाँ पर डेमोक्रेटिक इदारों से ज़्यादा मजबूत माफिया होते हैं, वो कबाइल होते हैं, वो कबायली सरदार होते हैं, और इस तरह का सरिश्ता के जो सदियों से चला आ रहा है वो होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम बेसिकली सिस्टम है एक जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, एक आदमी के जो अपने घर से निकले वो मजदूरी करे और मजदूर जो है वो आज़ाद होता है, तो इस तरह से उसको एक जहन में ये आता है कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे। लेकिन वहाँ पर अगर एक कबीले का आदमी किसी दूसरी पार्टी के लिए उसकी सपोर्ट करने के लिए सामने आ जाए तो सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करता है। तो इस तरह की सूरत जो है वो भी बड़ी अहम है। और हमारे ये जितनी भी सिविल गवर्नमेंट्स आई हैं और जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की दावेदार हुकूमतें आई हैं, उन्होंने किसी ने भी इन लोगों को, ऐसी माफियाज को, ऐसे पुराने सिस्टम्स को कोई ज़र्ब पहुंचाने, कोई उनको ख़त्म करने, कोई उनको तोड़ने का कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया है। जुडिशरी को इस तरह से मजबूत नहीं किया है, पार्लियामेंट को इस तरह से मजबूत नहीं किया है, प्रेस को इस तरह से मजबूत नहीं किया है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से मजबूत नहीं किया है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ माफियाज बैठी हैं, जो मुख्तलिफ पुराना सिस्टम बैठा है, वो इस सिस्टम के साथ जो टक्कर में आ रहा है तो उसको वो थोड़ा सा कमज़ोर करें, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये ऐसी ही डेमोक्रेसी होगी जैसी अभी यहाँ पर मौजूद है। ये लम्बा फिक्रिया, लेकिन है एक बहुत बड़ा मसला।